सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं पर आधारित द्विघात समीकरण में जो हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज हम लोग लैंग्वेज वाला पढ़ेंगे। पहले से हम लोग पढ़े थे, लेकिन आज थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या पे बेस्ड है जो सब लोग बताएंगे। सब लोग के पास आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है, जल्दी जल्दी बता दे ताकि हम क्लास को जल्दी शुरू कर सकें। पहले ही लेट हो चुका है, तो बताइए, आवाज जा रहे हैं? चलिए ठीक है, जा रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक हुआ कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न नंबर। तो जैसा कि हम पहले बताए हैं कि संख्याओं पर जो बेस्ड प्रश्न होते हैं, इस जो ये नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण में, तो लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न रहेंगे, लेकिन यूज होगा द्विघात समीकरण का। यहाँ पे बहुत तरह के हम लोग सवाल पढ़ेंगे, लेकिन यूज किसका होगा? द्विघात समीकरण से ही बनेंगे। तो अब द्विघात समीकरण से हम लोग मन होगा कि द्विघाती सूत्र भी लगाएंगे, नहीं तो गुणनखंड विधि से काम चला लेंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस तरीके का प्रश्न हम कहते हैं बोर्ड के एग्जाम में कम पूछे जाएंगे। अब उतना पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अब बढ़ा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव ज्यादा होने के कारण सब्जेक्टिव कम रहते हैं, तो इस तरीके के प्रश्न अब नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, कभी कभी आते हैं। लेकिन अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाइए, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, तो वहां पर इस चैप्टर से 2 3 4 सवाल हमेशा मिलेगा। चाहे किसी चीज का एग्जाम हो, चाहे भी टेंथ में पढ़ रहे हैं, तो टेंथ बेसिस पर ही कोई कंपटीशन देने गए, तो उसमें भी 3 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से एकदम रहेगा। इसी बेस मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है यही क्वेश्चन हूबहू मैच कर जाए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर रहेगा। 3 से 4 सवाल, और 3 से 4 सवाल यदि एक चैप्टर से मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में एक चैप्टर से एक सवाल भी आ जाता है तो बहुत किस्मत की बात होता है। क्योंकि कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से सवाल पूछता ही नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ता है फिर भी। लेकिन यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग संख्या पर भी पढ़ेंगे, रेल हम लोग पढ़ेंगे, समय काम पर भी, उम्र पर भी पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पर भी पढ़ेंगे, बहुत तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और इसमें सबसे पहला प्रश्न लिखने जा रहे हैं, एक प्राकृत संख्या। सब लोग नोट करेंगे मेरे साथ। एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या एवं उनके देखो एवं उनके वर्गों का योगफल। एक प्राकृत संख्या एवं उनके वर्गों का योगफल 156 है। 156 है। रहने दो, रहने दो, खिड़की 156 है। तो संख्याएं ज्ञात कर। हम लोग के पास प्रश्न है कि एक प्राकृत संख्या और उनके वर्गों का योगफल। एक प्राकृत संख्या है और वही प्राकृत संख्या जो दिया हुआ उसी के वर्ग, और दोनों को जोड़ते हैं, प्राकृत संख्या और उसके वर्ग को जोड़ते हैं, तो कहता है योगफल 156 आता है। 156 आता है। तो हम लोग को करना क्या है कि वह संख्या बताना। वह क्या बताना? संख्या बताना। तो इतना तक सबका नोट हो गया? रहने दो। एक प्राकृत संख्या और उनके वर्गों का योगफल 156 हो तो संख्या बताना। और जैसे कहने का मतलब प्राकृत संख्या हम लोग को पता है, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो हम लोग गिनती की संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। एक से स्टार्ट होता है, जाएगा अनंत, अनंत तक जाएगा। तो 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएंगे, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर हमसे पूछा ये नहीं जा रहा कि प्राकृत संख्या कहते किसको। हम लोग से पूछा ये जा रहा है कि प्राकृत संख्या और उनके वर्गों का योगफल 156 है। तो हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा प्राकृत संख्या है यहाँ पे दिया हुआ, कौन सा प्राकृत संख्या दिया हुआ है।
तो देखें कौन सा प्राकृतिक संख्या की बात कर रही है, तो हम लोग को पता नहीं है, तो करेंगे क्या, मान लें। हम लोग को जब पता नहीं है कि प्राकृतिक संख्या कौन सा है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि वह प्राकृतिक संख्या इक्वल टू एक्स है। माना कि वह प्राकृतिक संख्या एक्स है, तो प्रश्न सबसे पहले क्या कहता है कि एक प्राकृतिक संख्या, तो पता तो था नहीं प्राकृतिक संख्या, तो हम प्राकृतिक संख्या को क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम मान चुके हैं एक्स, प्राकृतिक संख्या हम मान चुके हैं एक्स। अब कहता है एवं, एवं का मतलब होता है और, यानी दोनों, एक और दूसरा, उनके वर्गों का योग। उनके वर्गों का योग मतलब किनके, उनके मतलब किनके, तो जो यहाँ पर रहेंगे उन्हीं का ना बात होगा, जो यहाँ पे रहेगा उन्हीं का ना बात होगा। तो यहाँ पे प्रकृत संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रकृत संख्या दिया हुआ है, तो और कहता है उनके वर्गों का योगफल। तो यहाँ पे जो प्रकृत संख्या उनके वर्गों का योगफल, तो प्रकृत संख्या यदि एक्स मान चुके हैं तो इसका वर्ग कितना होगा, एक्स का वर्ग हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। प्रकृत संख्या एक्स माने हैं, प्रकृत संख्या एक्स माने हैं, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और कहता है दोनों का योगफल, दोनों का योगफल, अभी माइक ऑफ रखेंगे, दोनों का योगफल, दोनों का योगफल कितना दे रखा है, 156। प्राकृत संख्या और उसके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, 156। तो देखिए प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कितना मान चुके हैं, एक्स, और इसके वर्ग कितना मान चुके हैं, एक्स स्क्वायर, और दोनों का योगफल कहा था, तो दोनों को जोड़ दिए, प्रकृत संख्या एक्स, इसका वर्ग एक्स स्क्वायर, दोनों का योगफल कह रहा है, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद आता है कितना है, 156। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सरिया लेते हैं, एक्स स्क्वायर आगे लिख लेते हैं, एक्स को पीछे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। 156 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस 156, इधर कुछ नहीं तो क्या बचेगा, एक्स। अब हम लोग को पता है यहाँ से दो मेथड लगा सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि लगा देंगे सीधा सीधे, कि जोड़ने पर एक्स आना चाहिए और गुना करने पर माइनस 156 आना चाहिए, या फिर हम लोग के पास दूसरा क्या है, ए लिखेंगे, यहाँ से ए कितना होगा, एक, बी कितना होगा, ये भी एक, सी कितना होगा, -156। तो हम लोग एक्स वाला सूत्र लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा का टू, बी और बटा का टू ए, यह सूत्र से निकाल सकते हैं। दूसरा, दूसरा यह सूत्र से निकाल सकते हैं। और पहला क्या था कि हम लोग तोड़ेंगे दो भाग में, किसको, इसको हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे, कि जोड़ने के बाद वापस एक आना चाहिए और गुना करने के बाद 156, गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 156। तो देखिए, तो जोड़ने के बाद कौन सब में टूटेगा, एक्स स्क्वायर को तोड़कर हमको बताओ कितना कितना में टूट जाएगा, 13x माइनस 12x माइनस 156 इक्वल टू 0। देखिए 13 में से 12 घटेगा, एक होगा, और 13 और 12 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 156। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकालेंगे दोनों से, एक्स कॉमन, यहाँ कितना बचेगा, एक्स, यहाँ कितना बचेगा 13, यहाँ से निकाल लेते हैं -12 कॉमन, यहाँ कितना बचेगा, 12 बाहर हो चुका है तो बचेगा सिर्फ एक्स, इसमें से 12 बाहर निकल चुका है तो बचेगा सिर्फ कितना, 13, इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस तरफ देख लेंगे क्या आया, एक्स प्लस 13, एक्स प्लस 13 दोनों में कॉमन है, तो एक्स प्लस 13 यदि कॉमन ले चुके हैं, एक्स प्लस 13 यदि कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ -12 बचेगा, तो एक्स -12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ से एक्स प्लस 13 और एक्स -12 इक्वल टू 0 है, बारी बारी से दोनों को बराबर करेंगे 0 के, तो क्या लिखाएगा, एक्स प्लस 13 इक्वल टू 0, यानी एक्स का मान 13, और यहाँ से क्या आएगा, एक्स -12 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 12। लेकिन यहाँ से देखिए तो दो दो आ रहा है, दो दो आ रहा है, और यहाँ एक ही का बात है, तो जरा ध्यान से देखें, हम लोग को एक आया है एक्स का मान, यहाँ से आंसर तो दो निकल के आ रहे हैं, यहाँ एक्स का मान आया है कितना, एक्स का मान आया है -13, एक्स का मान कितना आया है, -13, और दूसरा एक्स का मान कितना है, 12। एक्स का मान एक -13 नहीं है, -13 है, एक है -13 और दूसरा है 12।
तो प्राकृत संख्या हम लोग को पता है, माइनस में प्राकृत संख्या कभी नहीं होता है, माइनस में प्राकृत संख्या नहीं होता है। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है। हम लोग गिनती कहाँ शुरू करते हैं, एक से स्टार्ट करके अनंत तक जाते हैं। तो प्राकृत संख्या कभी माइनस में नहीं होता। तो माइनस वाला तो हम लोग का होगा नहीं, माइनस वाला खत्म हो गया। तो बचा दूसरा कौन, प्लस वाला, x इक्वल टू 12। तो हम लोग माने क्या थे कि वह प्राकृत संख्या कितना, x, और x के मान कितना आ चुका है, 12। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 12। अब चेक कर सकते हैं प्रश्न क्या था, प्राकृत संख्या और उसके वर्ग। तो चेक कीजिए कि बनाया जो सही है कि गलत। प्राकृत संख्या कितना था, 12। चेक करने का बता देते हैं, यदि बना लिए संतुष्टि नहीं मिल रहा है, गलत हो गया सही हो गया, आंसर आ रहा है जी, तो आंसर चेक कर लेंगे। प्राकृत संख्या का बात किया था, प्राकृत संख्या 12, और 12 के वर्ग कितना होगा, 144। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 144 जोड़ेंगे तो वापस 156। यानी कि जोड़ने के बाद आ रहा है तो हम लोग का बना हुआ सही है। अगर जोड़ने के बाद नहीं आता तो कहते कि बना हुआ सही नहीं। तो क्लियर, माइनस में प्रकृत संख्या नहीं होता, इसलिए माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे। अब ये तो गुणनखंड वाला विधि से आसानी से बन गया। अब यहाँ ए बी सी रखे हैं तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे और फिर यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। यहाँ पे भी सेम ही चीज आएगा, एक एक्स का मान -13 आएगा, एक +12 आएगा। तो -13 हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि प्रकृत संख्या तो माइनस होगा नहीं, तो +12 को ही लेंगे। तो चाहे इस मेथड से बनाए या फिर इससे बनाए, दोनों बात सेम ही है। नोट करेंगे जल्दी। आकाश, अब खोल दोगे। रह दो रह दो। नोट हो गए, किन्हीं को कोई डाउट नहीं। तो हम इसी प्रश्न में चेंज कर रहे हैं, एक नया प्रश्न, प्रकृत संख्या और वर्गों का योगफल। हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, नया प्रश्न, और सब लोग हल करके प्रॉपर बताएंगे कितना आएगा। इस बार योगफल 90 है, 9090, 90 योगफल 90 है, 90। प्रश्न वही है, सिर्फ योगफल चेंज है। दस नहीं आएगा, 10 का, 10 का तुम स्क्वायर करके देख लो, नहीं आएगा 10। चलिए, चलिए बहुत बढ़िया, सबका जवाब सही आ रहा है, 9 ही आएगा। जिनका 9 है, 10 तो माइनस में चला गया होगा ना, माइनस वाला तो होगा नहीं। और ऐसे भी अभी आंसर करने के लिए चेक करने के लिए बता दिया, यदि एग्जाम में रहेंगे अपने से बना लिए, संतुष्टि नहीं मिल रहा है, सही बनाए कि गलत बनाया, तो जो प्रश्न कहा है, जो हम लोग का आंसर आया उसके अनुसार चेक कर लेंगे। देखिए चेक कर लेते हैं, यदि किसी का 10 आ रहा है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और प्लस संख्या कितना हो जाएगा, प्लस संख्या कितना हो जाएगा, 10। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110। हम लोग के पास जोगफल कितना दे रखा है, 90, तो 10 तो होने वाला है नहीं। 9 का करेंगे तो कितना होगा, 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और प्लस 9, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, यानी कि यही आने वाला है।
और ऐसे भी 10 आया होगा तो माइनस में आ गया होगा, तो माइनस वाला प्राकृतिक संख्या नहीं होता। चलिए 9 जिनका सही था। तो हमें तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बना लिए होंगे। क्या करना था, एक एक्स मानेंगे, एक एक्स के रखेंगे तो दूसरा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 90, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। बाकी गुणनखंड तोड़ने थे, कुछ नया नहीं था। चलिए बस यही थे। हम लोग लॉन्ग मेथड ही चलेंगे क्योंकि हम लोग के एग्जाम में लॉन्ग ही पूछेगा। चलो, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। क्या बोल रहे हैं भाई? चलिए सही है, जिनका 9 था सभी विद्यार्थियों का सही है। अगला प्रश्न, धन पूर्णांकों का गुणनफल, का गुणनफल। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पूर्णांक ज्ञात करें। पहले तो हमको ये बताएं कि पूर्णांक का बात क्या, पूर्णांक जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो पूर्णांक बताएंगे, पूर्णांक होता क्या है। सबसे पहले सवाल है कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक कैसे समझेंगे, या कौन पूर्णांक है। चलिए 4/5 धनात्मक पूर्णांक, -4/5 ऋणात्मक पूर्णांक, 0। -2। हमको बताना है इसमें पूर्णांक कौन है और कौन पूर्णांक नहीं है। जल्दी से सबका जवाब आना चाहिए। ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा और ये चौथा है। बताने हैं इसमें कौन पूर्णांक है और कौन पूर्णांक नहीं है। चलिए बाकी लोग बताएंगे, सारे विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए। चलिए जो बटा में है वो तो पूर्णांक होगा नहीं, हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं। चलिए माइक अब ऑफ रखेंगे ऋषभ। बटा में जो है वो तो पूर्णांक होगा नहीं। बटा में जो है जब हो जाएगा काम तो माइक ऑफ कर लेंगे। जो बटा में है वो तो पूर्णांक होगा नहीं। तो पूर्णांक होगा कौन, बटा वाला तो पूर्णांक होता नहीं है, चाहे माइनस में हो या प्लस में। हाँ बटा वाला पूर्णांक कब होगा, जब ऐसे रहेगा 6/2 काटेंगे तो 3, यह पूर्णांक हो जाएगा। इस तरीके का पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन जो बटा में कट नहीं रहा है या फिर कोई भी चीज दशमलव में दिया हुआ, वो चीज तो पूर्णांक होते नहीं है, क्योंकि दशमलव कहने का मतलब बटा ही एक तरह से दिया हुआ है जो कि नहीं कट रहा। 1/5 नहीं कट रहा। तो जो बटा में होता है वो तो पूर्णांक होता नहीं है, p/q होता है वो तो पूर्णांक होगा नहीं। तो पूर्णांक कौन होगा, जो p/q, जो मतलब कि p/q है लेकिन पूरा पूरा है, आधा अधूरा नहीं है। p/q तो ये भी है -2/1, p/q तो ये भी है, लेकिन यह पूरा पूरा है, यह पूरा पूरा भाग लग चुका है, यह आधा अधूरा नहीं है। जैसे देखिए 4/5 ये आधा अधूरा है, बोल रहे हैं p/q, तो p/q की बात है भाई। तो p/q तो ये भी है, p/q तो ये भी है, परिमेय संख्या तो ये भी है, लेकिन ये पूरा पूरा संख्या, यह पूरा पूरा है, यह आधा अधूरा नहीं है। लेकिन ये 4/5 पूरा पूरा एक संख्या नहीं है, इसको काटेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। जीरो भी है तो जीरो भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है। ध्यान रखेंगे जो बटा में होते हैं वो पूर्णांक नहीं है। बटा में होते हैं कहने का मतलब जिनके बटा में एक को छोड़कर कुछ और हो जाए। जब तक बटा में एक है तब तक पूर्णांक है, एक के अलावा कुछ और हो जाएगा तो पूर्णांक नहीं होगा। और हाँ, एक के अलावा कोई और दूसरा चीज है, जैसे 2 है
3 है, तो ऊपर वाला अगर चीज कट रहा है, ऊपर वाला अगर चीज कट रहा है तो भी पूर्णांक हो जाएंगे। ऊपर वाला चीज अगर कट रहा है तो पूर्णांक है, यदि नहीं कटेगा तो पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ देखिए 4/5 कटेगा नहीं, पूर्णांक नहीं होगा। 4/5 कटेगा नहीं, पूर्णांक नहीं होगा। -2 पूर्णांक है, लेकिन -2 कैसा पूर्णांक है? आगे माइनस लगा हुआ है तो इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। एक होता है ऋणात्मक माइनस वाला, और दूसरा होता है धनात्मक जिसके आगे प्लस लगा हुआ है। -2 -3 -4 ऋणात्मक हो गया, +1 +2 +3 +4 ये हो गया धनात्मक। इस तरीके से आगे तक बढ़ते रहेंगे। और तीसरा होता है शून्य, तीसरा होता है शून्य। तो माइनस प्लस और शून्य ये सब होते हैं जो पूर्णांक होते हैं, लेकिन जो बटा में रहेगा पूरा पूरा कटेगा नहीं, वो पूर्णांक नहीं होगा। तो हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग के पास सवाल क्या है कि कैसा कर्मागत मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव। कर्मागत मतलब लगातार, जो लगातार की बात कर रहा है, लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल। धन मतलब पॉजिटिव वाला का बात कर रहा है, यहाँ पे लिख दिया है धन पूर्णांक। मतलब है धनात्मक से मतलब ऋणात्मक वाला से कोई लेना देना है नहीं, ऋणात्मक वाले से कोई लेना देना नहीं है। कहता धन पूर्णांक ऑलरेडी कह रखा है, तो ऋणात्मक से लेना देना हम लोग को नहीं है। तो चलिए, धन पूर्णांक का बात किया तो ऋणात्मक से हम लोग का कोई लेना देना नहीं रहेगा, याद रखेंगे। सवाल में यदि मिल जाएगा ऋणात्मक तो कहेंगे कि ऋणात्मक वाला नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ धनात्मक का बात कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से क्या होगा? कहता है कर्मागत। तो सबसे पहले हमको जो पूर्णांक ही नहीं पता है, तो कर्मागत का मतलब, कर्मागत कहने का मतलब ऐसे, 5 है तो 5 के बाद कौन आएगा? 6। 7 है तो 7 के बाद कौन आएगा? 8। 1 है तो 1 के बाद कौन आएगा? 2। 20 है तो 20 के बाद कौन आएगा? 21। ये होता है कर्मागत, इसको कहते हैं कर्मागत, लगातार। तो कर्मागत बताने के लिए हमको पहले वाला पूर्णांक चाहिए। यदि हमको 20 पते नहीं रहेगा तो 20 के बाद 21 कैसे लिखेंगे? यदि हमको 1 पते नहीं है तो 1 के बाद 2 कैसे लिखेंगे? यदि हमको 5 पता ही नहीं है तो 6 कैसे लिखेंगे? तो पहले तो दूसरा लिखने के लिए हमको पहला पता करना होगा। यदि पहला वाला पता है तो दूसरा वाला निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि एक ही तो ज्यादा होता है। देखिए, यदि हमको पहला वाला पता हो जाए कि 12 है, पहला वाला पता हो जाए 12 है, तो 12 के बाद दूसरा का कितना आएगा? 13। और 13 कैसे आता है? जब हम 12 में 1 जोड़ते हैं। यदि पता हो जाए पहले वाला 16, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 17। तो 17 में हम लोग कितना जोड़ कर लाते हैं? 1 जोड़ कर लाते हैं। लेकिन हम लोग को पहला ही नहीं पता, तो जब हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग के पास क्या है भाई? एक हथियार है मानने वाला। माना कि पहला धनात्मक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक एक से। चलिए, पहला धनात्मक हम लोग एक्स मान चुके हैं, एक्स मान चुके हैं। तो दूसरा कितना होगा? दूसरा कितना होगा? लगातार का बात किया है भाई। पहला धनात्मक एक्स है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक लगातार निकालना हम लोग को। तो यदि एक्स है तो दूसरा क्या होगा? एक्स प्लस का 1। जैसे अभी हम लोग सीखे, यदि 7 है तो 7 के बाद अगला लगातार कौन होगा? तो 7 के बाद 8 आता है। और 8 आता कैसे है? 7 में जब एक हम लोग जोड़ते हैं, तो पहला एक्स है, एक्स में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो इसके आगे वाला निकल जाएगा। तो दूसरा क्या होगा? एक्स प्लस 1। अब हम लोग को प्रश्न क्या कहता है? हम लोग को प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है भाई साहब कि दोनों को गुणनफल, हम लोग तो दोनों क्रमागत निकाल चुके हैं, एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 1 है। अब कहता है दोनों को गुना कर दीजिए और 306 लाइए, दोनों के गुना कीजिए और 306 लाइए। तो देखिए, पहला दूसरा दोनों के गुना करेंगे तो आएगा कितना? 306। यहाँ से गुना करके देखेंगे, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक एक्स इक्वल टू 306। अब इधर 306 प्लस है, इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। आगे जैसे हल करना वैसे करेंगे। गुणनखंड विधि इच्छा है गुणनखंड लगाएंगे, नहीं तो द्विघात वाला सूत्र लगाना है तो द्विघात वाला सूत्र लगाएंगे। एक्स का मान निकालेंगे और बताएंगे जल्दी से एक्स का मान आ कितना रहा। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा? नहीं जिनको आ रहा है कहेंगे, हम फिर से सिखाएंगे।
सबको बनाकर जवाब देने हैं, आंसर देखकर जवाब किसी को नहीं देना। चलिए, अच्छी बात है, आंसर सही आ रहे हैं। हाँ, तो आंसर देख के जवाब नहीं देना है, बना कर देना है, क्योंकि नहीं तो किसी दिन फेर में धराइएगा तो कूट देंगे। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो बेईमानी नहीं करना है ऑनलाइन क्लास में। चलिए, 17 बहुत बढ़िया। सत्रह के साथ साथ 18 भी तो आया होगा, 18 क्यों नहीं होगा जो बताओ। 18 भी तो पूर्णांक है, 18 भी तो पूर्णांक है भाई साहब, 18 क्यों नहीं होगा। -18 आया होगा। एक आया होगा +17 और एक आया होगा -18, एक ही कैसे आया होगा दो। एक +17, दूसरा -18, ये दोनों तो पूर्णांक है। दोनों तो पूर्णांक ही है, तो 17 का है बता रहे हो। पूर्णांक तो दोनों है, तो 17, तो 17 का है बताए। क्या x+1? दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, हाँ। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, तो वहां से वो थोड़ी आएगा। एक्स का मान 18 लेंगे, ये तो एक्स एक्स हम लोग निकाले क्या है, ये दूसरा थोड़ी हो जाएगा। -18 है तो दूसरा कैसे हो जाएगा। हम लोग का माने है कि पहला धन पूर्णांक एक्स है, तो दोनों तो एक्स ही का मान है। हम लोग को थोड़ी मान आया है कि x+1 का मान -18 है। हम -18 x+1 का मान थोड़ी हम लोग के पास है। हम लोग के पास तो x बराबर ही आया है ना, x बराबर 17 आया है और x बराबर -18 आया है। चलिए समझिए इस बात को। x बराबर 17 आया है, x बराबर -18 आया है। ऑब्जेक्टिव में रहेंगे दोनों ऑप्शन। यहाँ तो आंसर है तो मैच करवा रहे हैं, लेकिन हम बताते हैं क्यों नहीं होगा। सवाल में इसका जवाब है। हम लोग से पूछा जा रहा है कैसा पूर्णांक। पहली बात तो धन का बात कर रहा है। पहली बात तो धन पूर्णांक का बात कर रहा है, तो धन का जब बात कर रहे हैं भाई साहब, तो धन का बात कर रहे हैं, तो ये तो 18 पहले ही ऋण में आ चुका है। धन का बात करें तो ऋण है, तो ऋण वाला तो होगा नहीं। धन में क्या है, 17 ही है। धन में क्या है, 17 ही। और जो विद्यार्थी बोल रहे हैं कि 18 दूसरा वाला है, -18 दूसरा वाला, ये कहना एकदम बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग के पास x का मान 18 है और दूसरा पूर्णांक हम लोग के पास है क्या, x+1। तो x+1 करेंगे तो -18 +1 -17, माइनस क्या आएगा 17। लेकिन ये किस चीज में आ रहा है, ऋण में आ रहा है। ये किस चीज में आ रहा है, ऋण में। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, धन में। हम लोग को चाहिए क्या, धन में। तो बात समझ आ रहे हैं। हम लोग के पास x का ही मान था। ये कह रहे हैं कि दूसरा है, दूसरा नहीं है, क्योंकि दूसरा तो हम लोग के पास x+1 है। x+1 का मान 18 रहेगा तब ना, वो भी ऋण में है। तो देखिए, ऋणात्मक कहता, ऋणात्मक कहता तो ये हो जाते हैं, ऋणात्मक कहता तो ये हो जाते हैं। लेकिन धनात्मक की बात है, तो धनात्मक की बात है तो हम लोग किसको लेंगे, 17 को। ऑप्शन में -18 भी मिलेंगे, ऑप्शन में -18 भी मिलेंगे, ऑप्शन में -18 भी मिलेंगे। तो हम लोग के पास है धनात्मक की बात, तो धनात्मक यहाँ प्रश्न में ही दे रखा था धनात्मक, तो इसीलिए -18 को चूज नहीं किए। वैसा कोई लॉजिक नहीं है कि ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। जो कहेगा उसी को लेकर हम लोग चलेंगे। -18 नहीं होगा, -18 नहीं होगा सिन्हा गुप्ता, +17 ही होंगे। -18 का रीजन अभी बता दिए क्यों नहीं होगा। इस सवाल में नहीं होगा, जब ऋणात्मक वाला कहेगा तो हो जाए। इस सवाल में नहीं हुआ क्योंकि धन का बात किया है। जैसे कि हम लोग इससे पहले वाला सवाल हल किए थे, तो एक -10 आया था, दूसरा +9 आया होगा। तो -10 को हम लोग प्रकृत संख्या नहीं लिए थे, क्योंकि प्रकृत संख्या माइनस में होता नहीं है। तो प्रकृत संख्या दूसरा कौन होगा, +9। उसी प्रकार से हम लोग के पास धन पूर्णांक का बात क्या है, तो 18 तो धन पूर्णांक है नहीं, तो ये होगा नहीं, तो होगा कौन, 17। तो हमें नहीं लगता है आप बताने की जरूरत है, सब लोग एक्स का मान निकाल चुके होंगे।
क्या होगा बताइए, एक और आंसर क्या होगा बताइए। क्या? अरे भाई एक्स का मान 17 आया है तो 17, तो ये तो नॉर्मल सा बात है। हम लोग को संख्या दो निकालना था, हम तो माइनस वाला सिर्फ समझा रहे हैं ना, हम तो माइनस वाला समझा रहे हैं। यहाँ पे संख्या कितना निकालना है, दो निकालना है, तो हम लोग के पास 17 आता है तो दूसरा क्या होगा, x+1, x+1, 17+1 कितना होगा 18। हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं -18 का, संख्या तो दो निकालना है, यदि x का मान आ चुका है तो x+1 तो हम लोग निकाल ही लेंगे। जो कह रहे थे कि x+1 -18 होगा, उनका कहना गलत न था, उनका कहना तो सरासर गलत है कि x+1 18 कैसे होगा, क्योंकि ये तो x का मान दे रखा, ये तो x का मान दे रखा, तो x+1 तो 18 होगा नहीं, x+1 18 नहीं होगा, ये x का मान दे रखा, x+1 कितना हो जाएगा, x+1 माइनस वाला के अनुसार -17 हो जाएगा, माइनस वाला के अनुसार -17 और -18, और प्लस वाला के अनुसार 17 और +18, +17 और +18, तो माइनस वाला में भी आएंगे, करके देख सकते हैं, माइनस वाला में भी आएंगे और प्लस वाला में भी आएंगे। चलिए माइनस प्लस दोनों चेक कर सकते हैं, दोनों में आंसर आ जाएंगे, देखिए दोनों में मैच कराइए, हम अभी चेक करने के लिए सिखाएं। गुणनफल का बात था तो दोनों धन पूर्णांक पता है, 17 गुना 18 भी करेंगे तो भी 306, हम -17 गुने -18 भी करेंगे तो क्या होगा, माइनस गुना माइनस ये भी प्लस, और 17 गुने 18 क्या हो जाएगा 306, आंसर दोनों है। लेकिन हम लोग चूज यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, यदि हम लोग के प्रश्न में दे देगा तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे ये मेन सीखना। तो ये हम लोग कैसे जाने कि हम लोग को धनात्मक कहा था तो धनात्मक ही लेंगे, ऋणात्मक तो लेंगे नहीं, और ऑप्शन में दोनों रहेंगे, -18 भी रहेंगे और प्लस वाला 17 भी रहेंगे। तो यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न में जो दे रखेगा वही, और किन्हीं को कोई दिक्कत। दूसरा तो आएगा ना, संख्या दो दे रखा था, दो तो आने ही वाले हैं। लिखिए नेक्स्ट प्रश्न, दो क्रमागत विषम संख्याओं का जोगफल, गुणनफल लिखिएगा पहले, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल 483 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। चलिए सब लोग जल्दी से सोल्व करेंगे। पहले तो पता करना होगा विषम संख्या होता क्या, क्रमागत के मतलब अभी हम लोग सीखे हैं लगातार, लगातार दो विषम संख्या चाहिए, तो विषम संख्या पहले डिसाइड कीजिए, दो लगातार विषम संख्या पहले डिसाइड कीजिए, उसके बाद आ जाएंगे। तो पहले विषम संख्या पता नहीं तो मानना ही पड़ेगा, तो पहला मानेंगे तो दूसरा क्या होगा। चलिए सभी लोग से बनना चाहिए, पहले मानेंगे तो आएगा क्या विषम संख्या। हम आंसर देख कर नहीं बताने हैं, रीजन पूछेंगे नहीं तो। चलिए बने सब लोग से, सब लोग से बन गए भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया भीषण, बहुत बढ़िया, सभी लोग से बनना चाहिए भाई।
एकदम बहुत ही आसान 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 सा सवाल हम लोग देख रहे हैं। और पता है, ये सब सवाल कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड में नहीं पूछेगा इतना हल्का। अब ये तो पूछता भी नहीं, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लेगा। चलिए, तो देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। तो देखिए, तो दो क्रमागत विषम संख्या। तो विषम संख्या पहले डिसाइड करना है भाई, विषम संख्या होता क्या है। तो हम कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8। सबको पता है कि विषम संख्या 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, यानी कि 5 होगा। इससे पहले 3 होगा, इससे पहले 1 होगा। ऋणात्मक में हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि क्योंकि विषम संख्या ऋणात्मक हम लोग नहीं जाएंगे, विषम संख्या ऋणात्मक हम लोग नहीं जाएंगे। सवाल है, हम ऑफलाइन क्लास में ये सब बहुत सारे चीज डील कर चुके हैं कि क्यों नहीं जाते हैं विषम संख्या ऋणात्मक, क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि प्रकृत संख्या का पार्ट होता है। प्रकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होता तो विषम संख्या भी ऋणात्मक नहीं होगा। साधु संख्या ऋणात्मक होगा लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा, क्योंकि प्रकृत संख्या का पार्ट है विषम संख्या। तो प्रकृति ही ऋणात्मक नहीं है, तो विषम भी ऋणात्मक नहीं होगा, सम भी ऋणात्मक नहीं होगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि 1, 3, 5, 7 ये सब विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7 हम लोग को यहाँ पता करना है क्रमागत विषम संख्या। तो हम लोग को तो पता है नहीं कि पहला विषम संख्या कितना है। यदि पहला पता हो जाए हम लोग को तो दूसरा तो निकाल ही लेते हैं, इतना तो पक्का है। अगर किसी भी विद्यार्थी को पता हो जाए कि पहला दिया हुआ है विषम संख्या 23, बाबू दूसरा क्या होगा इसके लगातार, तो 25 होगा। यदि पहला 33 है तो दूसरा क्या होगा, 35 होगा। इसके बाद लगातार। तो हम लोग को यदि पहला पता हो जाए तो दूसरा आसानी से निकाल लेते हैं। तो पहला ही नहीं पता है तो पहला को हम लोग करेंगे क्या, मानेंगे। यदि देखिए मानते हैं, माना कि प्रथम कहें या पहला, प्रथम विषम संख्या एक्स है। प्रथम एक्स हो गया भाई, प्रथम एक्स हो गया। अब कहा था लगातार, तो लगातार तो यानी कि दूसरा भी हमको चाहिए। दो कहा रखा है, और दो कहा है वो भी कैसा, दो तो कहा है, सिर्फ दो कहता तो कुछ भी ले सकते थे, लेकिन दो के साथ साथ हम लोग को क्या कह रखा है, लगातार चाहिए। तो दूसरा विषम संख्या। अब दूसरा विषम संख्या क्या होगा, यदि हमको, अब देखिए पहला तो अब हम लोग निकाल चुके हैं एक्स, तो हमको दूसरा चाहिए। दूसरा चाहिए, अब डिसाइड करना है मेन दूसरा क्या होगा। तो चलिए हम कुछ लिखते हैं, समझना। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट। देखेंगे यह सारे विषम संख्याएं तो लगातार है, बीच में कोई भी विषम संख्या तो छूटा नहीं है। तो हम लोग देखेंगे लगातार में होता क्या है। तो यदि हम लोग 1 से 3 जाते हैं तो 1 से 3 कैसे पहुंचते हैं, जब एक में हम लोग 2 जोड़ते हैं। 3 से 5 जाते हैं तो 3 से 5 कैसे पहुंचते हैं, जब 3 में हम लोग 2 जोड़ते हैं। 5 से 7 जाते हैं, 5 में हम लोग कितना जोड़ते हैं, 2। 7 से 9 जाते हैं, 2। इसी प्रकार से 9 में 2 जोड़ेंगे तो अगला हो जाएगा 11। इसी प्रकार से 11 में 2 जोड़ेंगे तो अगला हो जाएगा 13। इसी प्रकार से 13 में 2 जोड़ेंगे तो अगला हो जाएगा 15। लेकिन यदि हम लोग सिर्फ एक जोड़ते, एक में एक जोड़ते तो आता 2, और 2 तो सम संख्या है नहीं, हम लोग 2 ही जोड़ के निकल रहे हैं। यदि 3 में एक जोड़ते तो आता 4, 4 तो सम संख्या विषम है नहीं। यानी कि हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अगला विषम संख्या हम लोग निकालते हैं तो कितना जोड़ना पड़ता है, 2। अगला निकालते हैं तो कितना जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि यदि पहला एक्स है तो इसके बाद दूसरा कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तब आएगा। कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। पहला एक्स है तो पहला में 2 जोड़ेंगे तो अगला आएगा, दूसरा आएगा। अब कहता है दोनों का गुणनफल। तो प्रश्न से चल देंगे भाई साहब, अब इतना आ चुका है तो आगे तो उम्मीद है आप लोग से बना लेंगे कि यदि पहला एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 2, और दोनों के गुणा कीजिए तो आता है 483। अब यहाँ से हम लोग को करना क्या है, एक्स गुना एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स गुना 2, 2x, और इधर एक्स गुना 2, 2x, और इधर प्लस का है, इधर आएगा तो 483 माइनस का। और बाकी तो एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान आप जैसे निकालिए, कोई भी मेथड लगाइए एक्स का मान निकालने। तो हमको बताएंगे कितना कितना में टूटा है, कितना कितना में तोड़ दिए भाई साहब। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 21x माइनस 483। देखिए हम तोड़ देते हैं, यहाँ से क्या आएंगे,
हम लोग को घटाने जोड़ने के बाद पहले देख लेते हैं 23 और माइनस 21 जोड़ेंगे 2, बिल्कुल सही है। प्लस गुना माइनस, माइनस आ चुका है, 21 गुना 23 करेंगे 483 आएगा। जिन्हें लगता है कि नहीं आएगा तो गुना करके चेक कर सकते हैं, तो गुना करके चेक कर लेंगे। अब यहाँ से कॉमन निकालने वाला फंक्शन है, कॉमन निकालेंगे। देखिए कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से यदि कॉमन निकाले तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स प्लस 23 हो जाएगा। यहाँ से कितना कॉमन होगा, यहाँ से 21 कॉमन होगा तो एक्स एक्स प्लस 23 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। कॉमन निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे आगे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 23 दोनों में कॉमन है, तो एक्स प्लस का 23 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचा एक्स, यहाँ कितना बचा -21। यहाँ से देखेंगे कितना हो गया, जीरो। अब हम लोग करेंगे क्या, एक्स प्लस 23 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू -23 और एक्स माइनस 21 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस 21। अब जरा ध्यान देंगे, एक माइनस का आया दूसरा प्लस का आया, और माइनस वाला तो विषम संख्या होगा नहीं, अभी हम लोग शुरू में ही सीखे हैं, तो माइनस वाला को तो ऐसे ही खत्म कीजिए। यह होने वाला नहीं है, यह तो ऋणात्मक हुआ, तो हम लोग का आंसर होगा कौन, एक्स इक्वल टू 1। तो जो बात इससे पिछला सवाल में हम लोग सीखे, दो कर्मागत का किया, तो यदि पहला एक्स का मान 21 है तो दूसरा कर्मागत कितना होगा, एक्स प्लस 2 हम लोग मान चुके हैं, तो पहला कितना है, पहला यदि 21 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये आप लोग तो लिख सकते थे। देखिए 21 प्लस का 2 यानी कि डायरेक्ट 23 हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे भी माने हैं यदि 21 है तो 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और इसके लिए तो जोड़ने का जरूरत ही नहीं है, तुरंत बिना यहाँ देखे हुए भी निकाल सकते हैं कि यदि पहला 21 है तो इसके बाद वाला 23 ही आएगा, यदि यहाँ से भी जोड़ के भी देखेंगे तो 23 ही आएगा। अब आंसर चेक करने का तो पता ही है कि एक हम लोग का 21 आ चुका है, दूसरा 23 आ चुका है, दोनों को गुना करके देखते हैं 483 आता है तो सही, नहीं आता है तो गड़बड़। किन्हीं को कोई डाउट हो तो तुरंत कहेंगे, आपके दुख तकलीफ को दूर किया जाएगा, जिनको भी कोई दुख तकलीफ है कह देंगे। चलिए बहुत बढ़िया सोनाली। चलिए सारे लोग का जवाब सही आ रहा है, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग सही पढ़ रहे हैं, सही मेहनत कर रहे हैं। चलिए यदि हम लोग से प्रश्न विषम की जगह सम पूछता तो क्या होता, विषम की जगह सम पूछता तो क्या करते, सम संख्या, तो पहला तो एक्स मानते, दूसरा क्या लिखते, तो सम संख्या 2 4 6 8। सम में भी देखा जाए तो दो का ही गैप होता है, सम में भी देखा जाए दो का ही गैप होता है, तो एक्स 1 होता, पहला एक्स होता तो दूसरा क्या होता, एक्स प्लस 2। जो काम विषम होता वही सम होता है, सम में भी दो का गैप, विषम में भी दो का गैप, एक एक छोड़ कर आते हैं, एक बीच में सम हो जाते हैं, एक विषम हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, विषम हो जाते हैं। चलिए मिटा दें, नेक्स्ट प्रश्न लिखा जाए। लिखिए 7 के दो कर्मागत, 7 के दो कर्मागत
गुणजों के वर्गों का योग। 7 के 2 क्रमागत गुणजों के वर्गों का योग 637 है। तो दोनों गुणज ज्ञात करें। चलिए सब लोग हल करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। गुणज कहने का मतलब क्या होता है, जैसे 2 का गुणज है तो 2 का पहला गुणज कितना होगा 2, 2 का दूसरा गुणज कितना होगा 4, 2 का तीसरा गुणज कितना होगा, टेबल पढ़ा है ना, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये सब गुणज है, पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज। उसी प्रकार से 7 का गुणज दे रखा है। तो यदि 7 का पहला गुणज कहें तो कितना होगा 7, 7 का दूसरा गुणज कहें तो कितना हो जाएगा 14, 7 का और क्या कहें तो 21, 7 का और क्या कहें तो 28। यानी कि टेबल का बात कर रहा है, गुणजों का वर्गों का योग। तो सिर्फ गुणज नहीं निकालना है, गुणज के वर्ग करना। तो पहले तो पता करना है कि 7 के 2 गुणज कौन होंगे और उसके बाद वर्ग निकालना। और दोनों लगातार है, दोनों लगातार है, दोनों लगातार है। चलिए बना, देखेंगे। 7 के गुणज की बात कर रहा तो हम लोग को तो पता है नहीं, तो करना क्या है, माना कि पहला एक्स तो शॉर्ट में लिख दें, माना कि पहला एक्स गुणज। अब देखेंगे यहाँ से देखेंगे भाई कि लगातार का बात क्या है। तो हम लोग यदि 7 में पहला गुणज 1 निकाले तो फिर दूसरा गुणज 2 निकालेंगे, फिर दूसरा गुणज 3 निकालेंगे, फिर दूसरा गुण उसके बाद 4 निकालेंगे। यदि कोई भी लगातार 2 का बात करेंगे, यदि कोई भी लगातार 2 का बात करेंगे तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, 4 से 5 जाएंगे। तो हम लोग कितना बढ़ते हैं, 1 का बढ़ते हैं। 1 से 2 जाने में 1, 2 से 3 जाने में 1, 3 से 4 जाने में 1। देखिए यहाँ पे 1 ही बढ़ रहे हैं। 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 1, 3 से 4 में 1, 4 से 5 में 1। यानी कि 1 से आगे जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे दूसरा, 1 से आगे क्या चलेंगे x+1। बात समझ में आ रही है। एक बार 1 से गुना किए तो दूसरी बार 2 से, 3 से। तो हम लोग बढ़ते कितना जा रहे हैं, एक एक बढ़ते जा रहे हैं। लगातार है तो एक एक बढ़ते जा रहे हैं, लगातार है एक एक बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रश्न से कहता है इसका गुणज, प्रश्न से। तो ये तो गुना करने वाला हम लोग निकालें कि एक बार 1 से गुना करेंगे तो दूसरी बार कितना से गुना करेंगे x+1 से। यदि एक बार हम लोग x से गुना करेंगे तो दूसरी बार कितना से गुना करेंगे x+1 से। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, साथ ही कर ले लेते हैं एग्जाम्पल, 2 3। एक बार हम लोग 2 से गुना किए तो अगली बार 3 से, 3 से किए तो अगली बार 4 से, 4 से किए तो अगली बार 5 से। तो एक बार 4 अगली बार 5, कितना बढ़ रहा है, एक, एक बार 3 अगली बार 4, कितना बढ़ रहा है, एक एक।
समय कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा। तो एक बार एक से गुना किए तो अगली बार कितना से गुना करेंगे, एक्स प्लस वन से। तो चलिए गुना करते हैं। तो सात के साथ है तो सात का पहला गुना जो लिखेंगे एक्स, तो सात गुना एक्स हो जाएगा। और कहता है इसका वर्ग करना है तो वर्ग कर दीजिए। दूसरा क्या हो जाएगा, सात के साथ गुना एक्स प्लस वन, और इसका वर्ग कहता है तो इसका वर्ग कर दीजिए। और जोड़ने पर दोनों को कितना आता है, 637। ऐसा दे रखा है प्रश्न कि यदि पहला एक्स है दूसरा एक्स प्लस वन, लगातार कह रहा है तो एक ही जुटेगा, लगातार नहीं कहता तो फिर बात अलग होते। अब कहता है कि दोनों का वर्ग कीजिए, तो सात की गुणज के साथ वर्ग करेंगे तो सात गुना एक्स का स्क्वायर। और फिर दूसरा क्या होगा, सात के साथ गुना कितना से होगा, एक्स प्लस वन से, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 637। अब बाकी आपको पता है सात एक्स का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यहाँ से सात का स्क्वायर 49, और क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 637। आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सात का स्क्वायर हो जाएगा 49, और एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर आगे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 49 इंटू, इसे हम लोग तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर। जरा देखेंगे एक्स प्लस वन है तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर टू, टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर, और प्लस कर इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 637, इक्वल टू 637। अब देखेंगे 49 एक्स स्क्वायर, यहाँ से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर, 49 एक्स स्क्वायर। आगे देखें क्या होता है, यहाँ से 49, यहाँ से 49, चले आसान है, एक मिनट गुना करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, देखिए तो 49 कॉमन, कॉमन निकालें तो बचेगा क्या भाई, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ से 49 को कॉमन कर लिए तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 49 कॉमन तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, प्लस ये गुना करेंगे तो क्या होगा 2x, और प्लस यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना, एक 637। इधर 637 गुना का है, उधर भेज देते हैं क्या हो जाएगा, तो इधर जोड़ लेते हैं एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल टू 637। इधर गुना का 49, इधर जाएगा भागा का 49, इधर क्या हो जाएगा भागा का 49। अब देखें कितनी बार में कर रहा है, जल्दी से बताएंगे, 49 यानी कटेंगे तो कितना आएंगे, 4 3 7, 3 3 9 12 1 13, यानी कि 13 बार में कर जाएंगे। तो देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू इधर कितना आ चुके हैं 13, 13 उधर प्लस का है इधर भेज दीजिए भाई, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 13 प्लस का था इधर आ गया माइनस 13 इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x, हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -12 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यदि इसको और छोटा करना चाहते हैं तो एक बार और कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल टू 0। इधर दो गुना में उधर भेज देंगे भागा में, इससे छोटा और क्या हो जाएगा, इससे छोटा और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और -6 इक्वल टू 0। इधर गुना का था 2, इधर भेज देंगे भागा का, एकदम छोटा आ चुका। अब यहाँ से हम लोग गुना तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर -6 इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं, -6 इक्वल टू 0। देख लीजिए 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, गुना करेंगे माइनस गुना प्लस माइनस, 3 दूना का 6 आ चुका। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे और आगे हल करेंगे, हम लोग के पास आ जाएगा। यहाँ माने से पहला है, यह पहला सिर्फ गुना करने वाला था, गुना करने वाला, टोटल गुना कितना होगा 7x, यानी पहला 7 से गुना करेंगे तो पहला 1 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। दूसरा कितना से गुना किया, x प्लस 1 से गुना किया तो कितना आया, x प्लस 1 से गुना किया तो 7 गुना x प्लस 1। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे, समय बहुत ज्यादा हो रहा है तो स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए हो गया। तो आगे भी देख लेते हैं। देखिए आगे का सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, आगे का सॉल्यूशन क्या होगा, तो आगे का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स और एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री में कॉमन निकालेंगे तो कितना, एक्स कॉमन होगा तो एक्स प्लस थ्री, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो -2 कॉमन, तो क्या होगा एक्स प्लस का थ्री इक्वल टू का आएंगे 0। यहाँ से देख लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से कॉमन एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों बराबर करेंगे, एक्स प्लस थ्री यानी कि एक्स इक्वल टू -3, एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू +2। अब देखिए यहाँ से साथ हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ से माइनस वाला तो लेंगे नहीं, माइनस वाला तो लेंगे नहीं, माइनस वाला तो लेंगे नहीं, हम लोग लेंगे किसको, प्लस वाला को, तो माइनस वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो प्लस वाला लेंगे तो प्लस में एक्स का मान कितना आ चुका है 2, तो पहली बार यदि हम लोग माने थे यहाँ से एक बार एक्स से गुना करना है, तो दूसरी बार कितना से गुना करना है, एक्स प्लस वन से। यदि पहली बार हम लोग एक्स से गुना किए तो दूसरी बार कितना से गुना करेंगे, एक्स प्लस वन से, यानी कि एक्स का मान 2 और दूसरी बार एक्स प्लस वन यानी कि 3 से गुना करेंगे। तो आगे देखें, यदि पहला पहला कितना आया 2, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा 2 + 1 यानी कितना आ गया 3, दूसरा कितना होगा 3, ये गुना करने के लिए होगा, गुना करने के लिए होगा। अब 7 का गुणज, 7 का गुणज, 7 का प्रथम गुणज, प्रथम गुणज निकालेंगे तो 7 का प्रथम गुणज हम लोग क्या लिखे थे 7 और एक कितना है 2, यानी कि कितना हो जाएगा 7 दूना का 14, या यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। 7 का दूसरा गुणज, 7 का दूसरा गुणज, 7 का दूसरा हम लोग कहा लाए थे एक, 7 के साथ एक्स प्लस वन था और एक्स प्लस वन का मान हम लोग पहले निकाल लिए हैं, तो लिख लेते हैं डायरेक्ट 7 गुना 3, यानी कि टोटल कितना आ जाएंगे एक, टोटल कितना आ जाएंगे 21, यानी कि प्रथम होगा 14 दूसरा कितना होगा 21, पहला 14 दूसरा कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आंसर लाए हैं, दोनों को बढ़ करके जोड़ लेंगे, 14 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, अभी जोड़ कर आ रहे हैं तो कहेंगे कि आंसर हम लोग का सही आ रहा है, और नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो हम लोग का सवाल, कोई दुख तकलीफ लौट है तो पूछ सकते हैं। अब कुल मिला के बात यह है कि अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इसमें हम लोग पढ़े आज संख्या पर बेस्ड, अभी और चलेंगे एक दो क्लास और संख्या वाला ही हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा आप लोग का किताब जो आर एस अग्रवाल है उसमें जो भी चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 4 का एफ होगा, एक्सरसाइज 4 का एफ होगा, तो इसमें बहुत सारे सवाल आज बनेंगे, बहुत सारे तरीके का सवाल जो इसमें है बनेंगे, तो जो बनेंगे उन्हें बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो आज तो हम लोग इतना सीखें, और इसी में जो हम लोग के और भी टाइप्स पढ़ने हैं धीरे धीरे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे हम लोग कल।